अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कि अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो फिज़िक्स का होने जा रहा है, और ये गैप्स जो आपको मिले हैं आपको इनको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करना है। और याद रहे बेटे, देखें, अगर आप कंप्लीट पेपर टारगेट करना चाहते हैं, कंप्लीट पेपर को, तो उसके लिए आपको हर सेक्शन के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने आज कोशिश ये करी है कि हम जो प्रीलियम पेपर्स हुए हैं कॉलेजेस के, उनके एमसीक्यूज़ को पहले आपको दिखाया जाए, उनको हम यहाँ पर समझाएं और वो आपके रिफ़्रेश हो जाएं। और रिसेंट ईयर के जो प्रीलियम पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी हैं। तो आज मैंने डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज बॉयज़ का है, उसका जो प्रीलियम हुआ, उनके जो एमसीक्यू आए उनको हम यहाँ पर आज समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि अब आपकी नज़रें अपने फिजिक्स के पेपर पर होंगी और आपने टाइम ज़ाया नहीं करना है। तो आइए अपने आज के डीजे के जो प्रीलियम पेपर है उसके एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं। तो बेटा, ये प्रीलियम पेपर का जो डीजे का आया उसके एमसीक्यूज़ हम देख रहे हैं, और ये पहला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है जो कि हीट के चैप्टर से है, 11 चैप्टर से। आइए इसको आराम से देखते हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर ड्यू टू पंक्चर, the compressed air inside the tube of a car wheel suddenly starts coming out. Then the air inside the tube, अब उसके लिए चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। तो ज़रा इस सिचुएशन को आराम से समझें कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो कार का ट्यूब है वो पंक्चर कर गया है, जिसकी वजह से अब उसमें से आहिस्ता आहिस्ता एयर लीक हो रही है और वो बाहर आ रही है। अब सवाल ये है कि जो एयर ट्यूब के अंदर बची है, जो रह गई है, जो आहिस्ते आहिस्ते निकल रही बाहर, उसके टेम्परेचर के बारे में आपकी क्या राय है? कि जब ये आहिस्ता आहिस्ता पंक्चर की वजह से एयर लीक होना शुरू होगी तो जो अंदर एयर रह जाएगी उसका टेम्परेचर कैसा होगा इस प्रोसेस के दौरान? तो बेटा याद रखें, ये एप्टीट्यूड टेस्ट में भी सवाल आ सकता है कि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। यानी कि अगर पंक्चर की बात की जाए तो अगर पंक्चर में बहुत आहिस्ता आहिस्ता एयर लीक होती है तो इस दौरान में ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जो अंदर एयर है उसका टेम्परेचर वही रहेगा, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। तो इसमें बस आपको याद रखना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर रिमेन्स एट द सेम टेम्परेचर इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप बात समझ गए होंगे कि पंक्चर का जो प्रोसेस है ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसमें एयर आ तो रही है बाहर, मगर इतनी स्लो आ रही है कि उससे अंदर की एयर के टेम्परेचर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रिमेन्स एट द सेम टेम्परेचर, इस बिल्डिंग को प्रॉपरली देख लीजिए। हम चलते हैं आगे। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू जो इस पेपर में आया है डीजे के। आइए देखते हैं इसको। ये भी हीट से है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक ऑफ अ हीट इंजन बिकम्स इक्वल, यानी कि आपने टॉपिक पढ़ा है कार्नोट इंजन का, तो ये उससे रिलेटेड एमसीक्यू आ गया है कि अगर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विल बी। बहुत आसान सा सवाल आपसे किया जा रहा है, तो बताइए उस इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो नीचे मैंने सॉल्व करके दिखाया कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 - T2/T1। तो क्योंकि अगर दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे इस सवाल के हिसाब से, तो अब आप किसी को भी हटाकर दूसरा रख सकते हैं। T1 T2 बराबर है, तो हमने यहाँ क्या किया, T1 को हटाकर T2 ही रख दिया। T2 से T2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 1 गया, क्या बचेगा, 0। तो इट मीन्स जो एफिशिएंसी है वो 0% हो जाएगी उस इंजन की जिसमें सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स इक्वल हो जाएं। आई होप ब्लैंक समझ में आ गई होगी। इसको आराम से कि इसका आंसर क्या आएगा, 0%। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा, ये डीजे के एमसीक्यूज की तो पढ़ रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर ये अगला सवाल आ गया है जो कि रिलेटेड है चैप्टर नंबर 12 से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग अनबैलेंस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली,
कि नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सवाल बहुत आसान है, जस्ट रिलैक्स, समझने की कोशिश करें कि नीचे हमें 4 अलग अलग चार्ज दिए हुए हैं, उनकी मैग्नीट्यूड्स गिवन हैं। क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसका जवाब कुछ ऐसे होगा बेटे कि ये फॉर्मूला तो न्यूमेरिकल में हमने बार बार लगाया ही है, Q इक्वल टू एनी, एज यू नो कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो इसमें आपको यहाँ पर करना ये होगा कि ये फार्मूला यूज़ इसलिए किया जा रहा है कि आपको जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप क्या करेंगे, जो चार्ज गिवन है उसको डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, यानी Q अपॉन E। यानी कि अगर अब वो चार्ज अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसमें हमें अगर होल नंबर मिलता है तो इट मीन्स वो आंसर आपका एग्जिस्ट करेगा। यानी कि उतने वो हमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी मिल जाएगी, और क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन्स की 1 2 3 4 होल नंबर में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी, माइनस साइन को टेंशन न लें, ये जो नेगेटिव शो कर रहा है, आपने क्या करना है, बस चारों मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड कराना है किससे, 1.6 से, यानी 1.6 माइनस 19 से इन चारों से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी जो 3 आंसर्स हैं, ये तीनों आंसर्स जो हैं पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। मगर ये जो आपके पास पहला ऑप्शन है ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसमें जवाब आपका होल नंबर नहीं आएगा। तो वजह उसकी ये है कि ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा पहला वाला। बाकी तीनों ऑप्शन 1.6 माइनस 19 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आई होप बात समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन 1.6 माइनस 19 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप बात समझ रहे होंगे कि आपने चारों आंसर्स को बारी बारी 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 90 से डिवाइड करना है। तो इन तीनों में जो जवाब आएगा होल नंबर, और जो पहले में आंसर आएगा वो रेशियो में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। इसलिए पहला ऑप्शन ऐसा चार्ज है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये करेक्ट है। तो अभी बेटा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला एमसीक्यू आपको नजर आ रहा है कि ये रिलेटेड है दोबारा चैप्टर नंबर 12 से। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स इज 2 माइक्रोफेराड। यानी कि दो कैपेसिटर्स को लिया गया है और उनको कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज के अंदर, लिखा हुआ कॉम्बिनेशन में आ गया अगर कि सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया गया है, तो उनकी जो नेट कैपेसिटेंस आ रही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो आ रही है 2 माइक्रोफेराड। आगे चलते हैं। इफ़ वन कैपेसिटर हैज़ 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस, उनमें से एक की कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड है, तो आप बताइए दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि अक्सर आपने बार बार किया है, न्यूमेरिकल में किया है, पास्ट में एमसीक्यूज टाइप के आए हैं कि आपको दो कैपेसिटर्स दिए होते हैं कैपेसिटेंस। यहाँ पर चेंज ये है कि उन्होंने नेट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे दी है और एक दे दिया है। तो मैंने जिस सॉल्व को दिखाया आपको कि हमने जहाँ पे सी इक्विवेलेंट आ रहा है वो दिया हुआ 2 माइक्रोफेराड, एक की C1 है तो 3 माइक्रोफेराड कर दिया, C2 हमें निकालना है, लगा दिया हमने इक्विवेलेंट फार्मूला जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होता है, वैल्यूज को पुट करा, ये 1 और 3 प्लस का तरह के माइनस का हो गया, एलसीएम ले लिया 2 3 6, 3 1 3, 2 1 2, 1 ओवर 6, और आखिर में किया रेसिप्रोकल। तो जो अननोन कैपेसिटेंस आ गई है वो आ गई है 6 माइक्रोफेराड, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो बेटा ये नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है जो रिलेटेड है चैप्टर नंबर 16 से, जहाँ आपने पढ़ा है सेमीकंडक्टर के बारे में। तो आइए इस ब्लैंक को आराम से पढ़ते हैं एमसीक्यू को। एन आइडियल सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज अ परफेक्ट, अब आगे ब्लैंक है जो भरनी है, व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि बाइसिंग आपने पढ़ा था, बाइसिंग दो टाइप की होती है, एक फॉरवर्ड होती है और एक रिवर्स। बाइसिंग फॉरवर्ड जो होती है उसमें हम बैटरी को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव पी से कनेक्ट होता है जो डायोड के, और नेगेटिव एन से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से वो कंडक्ट शुरू कर देता है करना चार्जेस को, और इलेक्ट्रॉन आपके रन करते हैं। तो यहाँ पर वो जो सेमीकंडक्टर था पहले, वो अब परफेक्ट कंडक्टर बन जाएगा क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइस में आपने लगा दिया है। अब वो बैटरी जो उसकी मेजॉरिटी चार्ज कर रहे हैं उनको चला रही है, मूव करा रही है, तो ये कंडक्टर बन गया है। तो आई होप आपके बात समझ में
यही है कि यहाँ पर कंडक्टर द करेक्ट आंसर। तो बेटा अगला अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, जो कि रिलेटेड है चैप्टर नंबर 13 से। आइए इसको पढ़ते हैं आराम से। कि 6 रजिस्टर्स हैं जिनकी बात की जा रही है, और उन सब की रेजिस्टेंस यही है 55.7 ओम। यानी 6 रेजिस्टेंस यही है, और इस रेजिस्टेंस के 6 रजिस्टर हमारे पास हैं। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सवाल ये कर रहा है कि बताइए कि अगर हम रेशियो बनाएं मैक्सिमम और मिनिमम को नीचे रखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो वो क्या आएगी इन 6 रजिस्टर को यूज़ कर कर। थोड़ा जैसे कि पता है कि रजिस्टर्स से हमने 2 कॉम्बिनेशन पढ़े हैं। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें 1 ओवर होता है, और एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सिंपल ऐड हो जाता है। तब ये मैक्सिमम की अगर बात करता है तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन से आएगा कि आप सबको प्लस करा दो, और मिनिमम की अगर बात करता है तो पैरेलल से आएगा कि आप सबको 1 ओवर कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस अलग अलग पहले बनाएंगे, और आखिर में उनकी रेशियो निकाल लेंगे। जवाब हमारा किसी ऑप्शन से मैच होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, चाहे तो पहले इसको देख लें कि हमने पहले मैक्सिमम की बना ली कि सबको सीरीज में लगाने का फॉर्मूला सिंपल ऐड हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे 6 हैं, तो सारे के सारे हमने 6 से ही कर दिया मल्टीप्लाई। तो 334.2 ओम ये आ गई आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू। मिनिमम की बात करें तो 1 ओवर होकर आता है, तो हमने सारे 6 के 6 को 1 ओवर कर दिया, और आखिर में इनका एलसीएम लिया, फिर 6 ऊपर आ गया, बाद में ये रेसिप्रोकल हो गया। तो इस तरीके से आपके पास 9.28 ओहम ये मिनिमम रेजिस्टेंस आ गई। आखिर में उसने कहा कि आप रेशियो बनाओ, मैं ऊपर रखो और मिनिमम को नीचे। तो हमने जब रखा, डिवाइड करा, तो आंसर 36.01 आ रहा है। तो नियरली ये आपके ये वाले ऑप्शन के करेक्ट करीब है, 36:1, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये एमसीक्यू समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, जो कि डीजे कॉलेज का प्रीलिम पेपर सॉल्व किया जा रहा है फिजिक्स का, और एमसीक्यूज देखे जा रहे हैं। आराम से इस एमसीक्यू पढ़ें। लेट अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली इंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड, द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ विल बी इन द रेशियो ऑफ। तो थोड़ा सा इसको आराम से पढ़ना पड़ेगा कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। एज यू नो, प्रोटॉन के पास एक प्रोटॉन यानी कि एक प्रोटॉन है, तो इसका मास नंबर भी 1 हो जाएगा, चार्ज नंबर 1 है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की, तो उसके पास 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, चार्ज नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। अब प्रोटॉन हल्का है, अल्फा पार्टिकल हैवियर है, ये दोनों इंटर हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हमें अब क्वेश्चन ये है कि जब वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होंगे, जैसे कि आपको पता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स उन पर अप्लाई होगी फील्ड की जानिब से, और जो उनका पाथ जो पहले लीनियर था वो आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलर हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन ही किया जा रहा है कि वो जो उनके सर्कुलर पाथ होंगे और उनकी रेडियस की रेशियो बनाई जाए, तो बताइए वो क्या आएगी। तो आए तरह समझाता हूँ आपको नीचे इसको। ये एक्स्ट्रा वर्क है, खाली देखते जाइए। एज यू नो कि जैसे ही वो इंटर होंगे, तो आपने पढ़ा चार्टो मास्टर टॉपिक के अंदर कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाती है सेंटीमीटर फोर्स के। तो क्यू ई बी क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहा है तो साइन 91 हो जाएगा। यहाँ आ गया सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला एम v² तो यहाँ से अगर आर के लिए अरेंज कर लें, तो ये एक वी कैंसिल हो गया, mv/QB। अब अब यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्योंकि बात कर रहा है यहाँ पर, तो हमने लगाया ½ mv²। तो उसके लिए हमें जो रेडियस का फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ के ई चेक करना है, क्योंकि वो सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है। तो हम पहले यहाँ पे के ई को देखते हुए, जैसे यहाँ देखें अब रेडियस में m/v आ रहा है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। तो हमने नीचे क्या बनाना है, पहले मोमेंटम बनाना है। तो हमने क्या इसको कर दिया m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड, तो ऊपर m²v² हो गया, वो फिर mv पे होल पे स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास बन जाएगा लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मोमेंटम आ गई। अब यहाँ से हमने इसको p मोमेंटम के लिए अरेंज करा, तो 2m ये जाके मल्टीप्लाई हो गया, बाद में इसका रूट ले लिया। तो मोमेंटम की वैल्यू आ रही है √2m × के ई। और ऊपर आप देखिए मास इंटू वेलोसिटी भी क्या होता है,
मोमेंटम ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाकर इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो √2m/ke/b रेडियस में जाकर रख दिया गया, ताकि हम ये देख सकें कि आखिर रेडियस का ताल्लुक मास से कैसा है और चार्ज से कैसा है। तो अब आप देखिए, रेडियस का ताल्लुक डायरेक्ट आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ मास के, और इनवर्स आ रहा है चार्ज के। तो ये दो रिजल्ट से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अब आपके मास के डायरेक्ट है और चार्ज के इनवर्स रेडियस। तब क्योंकि यहाँ पे रेशियो मांग रहा है, प्रोटॉन का रेडियस ऊपर रखना है और अल्फा पार्टिकल रेडियस नीचे। जब रेडियस की रेशियो बनाई गई तो मासेस भी क्या हुए, रेशियो में आए। क्योंकि अब डायरेक्ट रिलेशन मास के हिसाब से तो प्रोटॉन का रेडियस ऊपर आ रहा है तो उसका मास भी ऊपर आ गया, अल्फा नीचे आ रहा है तो उसका मास भी नीचे आ गया। लेकिन चार्ज से इन्वर्स है तो चार्ज में उल्टा कर दिया, अल्फा का चार्ज ऊपर रख दिया, प्रोटॉन का चार्ज नीचे। अब क्योंकि हमें पता है कि अल्फा के अंदर जो मास नंबर है वो प्रोटॉन से 4 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि उसके बाद मास नंबर 4 है, प्रोटॉन का मास नंबर 1 है। अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, और जो चार्ज होता है अल्फा पर वो ट्वाइस होता है अल्फा के चार्ज के लिए, 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है। तब इन दोनों की वैल्यूज को ले जाकर हमने यहाँ रखना है कि जहाँ पर एम अल्फा रख दिया 4mp, और जहाँ पर क्यू अल्फा रख दिया 2qp। और अब क्या होगा, mp से mp कट गया, qp से कट गया। ये रूट के अंदर है 1/4, तो इसका रूट क्या आ जाएगा 2, और ऊपर 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो 1:1। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर होंगे तो इस सूरत में जो उनकी रेडियस की रेशियो आएगी वो सेम आएगा, रेडियस दोनों का 1:1। इसे देखिए, हम चलते हैं आगे। बड़े अगले क्वेश्चन पर सामने आपके आ गए हैं, और ये रिलेटेड है चैप्टर नंबर 14। एज यू नो कि आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करती है उसका फॉर्मूला है QV×B, F इक्वल टू QV×B। तो ये उस फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल आ गया चैप्टर 14 में कि एक चार्ज है, उसकी मैग्नीट्यूड है 0.2 कूलम, वो मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से जो कि कंपोनेंट फॉर्म में दी गई है 3I+4J मीटर पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B। इन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है 5 के टेस्ला। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, यानी कि आपको पता है कि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और बी जो मैग्नेटिक फील्ड वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तब यहाँ पर हमें इसको यूज़ करते हुए मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू बनानी है कि कितनी होगी। नीचे मैंने इसको सॉल्व किया है, F इक्वल टू QV×B ये फार्मूला है, और अब Q रख दिया 0.2, V आपको वेक्टर दिया हुआ है 3I+4J, और B का वेक्टर दिया हुआ 5K। अब जब ये रखा आपने तो यहाँ पर वेक्टर का मल्टीप्लाई चलेगा कि 0.2 बाहर ऐसे ही आ गया, 3I मल्टीप्लाई होगा 5K से, तो 3 5 ज़ा 15 I×K हो गया। फिर ऐसे ही प्लस ऐसे ही आ गया 4 5 ज़ा 20 J×K, बाहर 0.2 चलता रहेगा। और यहाँ मैं आपको याद दिलाऊँ कि I J और K आपको याद आया होगा फर्स्ट ईयर की तरह कि अगर हम I×J आते हैं क्लॉकवाइज तो K मिलता है, J×K जाएँ तो I मिलता है, K×I तो J मिलता है। लेकिन अब अगर हम उल्टा जाएंगे, एंटी क्लॉक जाएंगे तो माइनस में मिलेगा। तो I×K के अंदर हम क्लॉकवाइज नहीं आ रहे बल्कि हम उल्टा जा रहे हैं I×K एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मिलेगा -J, और J×K मिलेगा प्लस का I। अब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 15 अगले स्टेप में कर लेंगे। फिर हमने -J लिख दिया, यहाँ I लिख दिया, 0.2 15 से हुआ तो -3J आ गया, और ये 20.4J I आ गया। 4I-3J देखें, यही ऑप्शन दिया हुआ सेकंड ऑप्शन 4I-3J न्यूटन, ये करेक्ट आंसर है। आप इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे। बेटे अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है चैप्टर नंबर 15 से। ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है वोल्ट मीटर का, और जैसा कि आपको पता है कि वोल्ट मीटर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल वोल्ट मीटर मतलब कि वो बिल्कुल ही अपने अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखेगा। तो इनफाइनाइट इज़ द करेक्ट आंसर, कि आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी कि वोल्ट मीटर वोल्टेज को रीड करता है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती जाएगी, तो उसकी रेंज बढ़ती जाएगी। तो आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। हम चलते हैं आगे।
तो बेटा अगले सवाल पर सामने आपके आ गए हैं और ये देखें, आराम से पढ़ें आप कि 3 पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर देयर वेवलेंथ। जैसा कि आपको पता है कि आपने एक नाम सुना था चैप्टर 17 में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैटर वेवलेंथ, तो अब उसका फॉर्मूला था H/mv। तो अब यहाँ पर ये 3 पार्टिकल आपको दिए हुए हैं। आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटर है, फिर प्रोटॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 है केजी, प्रोटॉन का मास है 1.67 एक्सपोनेंशियल -27, और फिर अल्फा पार्टिकल मास इससे ज़्यादा हो जाता है। तो इट मीन्स अल्फा पार्टिकल सब में हैवियर है, इलेक्ट्रॉन सब में लाइटर है। तो जो वेवलेंथ मांग रहा है वो मास के इनवर्स है, जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा क्या होगा, सबसे ज़्यादा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की वेव सबसे ज़्यादा आएगी, फिर प्रोटॉन की आएगी, और आखिर में सबसे अल्फा पार्टिकल की आएगी, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। आप इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे। बेटे अगला सवाल सामने आपके आ गया जो रिलेटेड है दोबारा चैप्टर 17 से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा है, न्यूमेरिकल जिसके आपने किए हैं, तो बहुत आसान सा ये एमसीक्यू से रिलेटेड आ गया है। आइए देखते हैं। थ्रेश होल्ड एनर्जी फॉर मटेरियल, यानी कि इसको आप वर्क फंक्शन भी कहते हैं, ये दिया हुआ है 2⁻16 जूल, और इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, जो टोटल एनर्जी फोटोन लेकर आ रहा है वो एनर्जी ये है। आपको काइनेटिक एनर्जी एस्टिमेट करनी है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन की। वही न्यूमेरिकल फार्मूला E = 5 + ke, ई आपको गिवन है, फाई आपको गिवन है, के ई आपसे मांग रहा है, प्लस हो जाके माइनस हो गया, 5 में 2 गया 3 बचा। अब क्योंकि जवाब जूल में आ रहा है, आपको मांग रहा है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पहले उसको डिवाइड कराएंगे 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से, तो ये आंसर आ गया 1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अब ये आपको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यानी कि आपके पास किलो में जाना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, 1.875 keV, राउंड ऑफ कर देंगे 1.9, इसलिए ये आंसर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं आगे। बढ़िया, अगला एमसीक्यू आपका आ गया चैप्टर नंबर 18 से। टॉपिक आपने पढ़ा है रूबी लेज़र, और यहाँ क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जो लेज़र लाइट में कलर आपको नज़र आ रहा है इज़ ड्यू टू ब्लैंक एटम, यानी कि आपको एटम का नाम पूछ रहा है। रूबी लेज़र में, लेज़र के अंदर आपको याद आ गया होगा कि रूबी एक आपके पास ऐसा क्रिस्टल है जिसमें क्रोमियम के आयन हम रिप्लेस करते हैं, तो इसी से कलर नज़र आता है रूबी का। तो क्रोमियम इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आराम से पढ़ लीजिएगा कि रूबी लेज़र में क्रोमियम आयन्स लगाए जाते हैं रूबी के बनाने के लिए, तो यही कलर शो करने की वजह बनते हैं। बड़े अगला एमसीक्यू दोबारा चैप्टर नंबर 18 से आ गया है। आइए इसको देखते हैं, रिलेटेड है बोहर के टॉपिक से, जहाँ पे आपने एनर्जी बनाई थी। तो एनर्जीज की रेशियो मांगी जा रही है इलेक्ट्रॉन की, ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हमें दोनों की एनर्जीज पहले बनानी होगी, फिर उनकी रेशियो निकालनी होगी। यानी अब यहाँ पर आप देखें, मैंने इशारा दिया है नीचे, एनर्जी वाला फॉर्मूला बनाया था हमने -13.61 n², तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन क्या होता है 1, तो E1 हो गई -13.6 EV के अंदर। ऐसी सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कि एन को 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो E1 हो गई ग्राउंड स्टेट, सेकंड स्टेट ये हो जाएगी आपके पास E2। अब ये आपसे रेशियो मांग रहा है किस तरीके से, कि पहले ले रहा है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को ऊपर, तो E1 को ऊपर रखा, E2 को नीचे, E1 की राइट साइड ऊपर, E2 की राइट साइड नीचे, और जब ये डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 डिवाइड के डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4:1 पहला जो है ये इस ब्लैंक का करेक्ट आंसर है। इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे। बेटे ये अगला एमसीक्यू आपका चैप्टर नंबर 19 से आ गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा है कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की लाइफ में हाफ लाइफ बार बार आ सकती हैं। पहली बार जब एक्चुअल का 50% आ जाता है तो पहली हाफ लाइफ हो जाती है, फिर उसका 50 का हाफ हो जाता है सेकेंड हाफ लाइफ,
फिर उसका हाफ हो जाए थर्ड हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ उसकी लाइफ में बार बार आ सकती हैं। तो यहाँ इस एमसीक्यू समझते हैं कि वो रेडवुड सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ दी हुई है 5 मिनट। अब सवाल ये है कि बताइए 15 मिनट्स गुजर जाने के बाद एक्चुअल जो अमाउंट है सब्सटेंस का वो कितना डीके हो चुका होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि अब आप पहले इसको देखेंगे 15 मिनट में कितनी हाफ लाइफ वो अचीव करेगा, तो आप इसको डिवाइड कराएंगे 5 से, तो 3 हाफ लाइफ उसकी लाइफ में आएंगी। तो पता लगा कि जब पहली हाफ लाइफ आएगी तो 50% एक्चुअल का डीके हो चुका होगा। दूसरी बार हाफ लाइफ आएगी तो 50 का आधा 25% डीके हो चुका होगा। तीसरी हाफ लाइफ तो 25 का आधा 12.5% जो है आपके पास रह जाएगा सैंपल, बाकी सब डीके हो चुका होगा। तो हमने यहाँ क्या किया, 100% में से जो माइनस कर दिया 12.5%, तो 7.5% रह जाएगा कि इतना सैंपल डिके हो चुका है और खाली 12.5% रिमेनिंग रह गया है। तो ये मांग रहा है कि कितना डिकेड हो चुका है 15 मिनट में, तो वो आंसर आएगा 87.5%। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि इसमें 15 मिनट के अंदर 3 बार हाफ लाइफ आएंगी। 2 की पावर n फॉर्मूला आपको याद आया होगा, तो यहाँ 3 1/8 हो जाएगा, तो 1/8 हम एक्चुअल का लेंगे तो 12.5% रह जाता है और 87.5% ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका चैप्टर नंबर 16 से आ रहा है और ये आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है जहाँ पे हम पी एन डायोड की वर्किंग को पढ़ रहे होते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बनता है। तो यहाँ सवाल ये है कि इन पी एन जंक्शन द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स अपोजिशन टू ओनली। तो जैसे कि जब हम पी एन डायोड को कनेक्ट करते हैं प्योर एन टाइप को, तो बीच में एक बैरियर पोटेंशियल आ जाता है। तो सवाल ये है कि वो क्या कर रहा होता है, तो वो अपोजिशन दे रहा होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को दोनों रीजन्स के, कि वो ट्रांसफ़र ना हो, इसके बीच में बैरियर आ जाता है। तो करेक्ट आंसर है मेजॉरिटी कैरियर इन बोथ रीजन्स। यानी कि जो बैरियर पोटेंशियल बीच में डिप्लेन लेयर बन जाती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रोकती है दोनों में ट्रांसफ़र होने से। बेटा अगला एमसीक्यू दोबारा आपका चैप्टर नंबर 19 से आ गया है और ये टॉपिक आपने अच्छा पढ़ा हुआ है कि पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियर बन रहे होते हैं अल्फा बीटा गामा डीके के दौरान। तो उससे रिलेटेड ये सवाल आ गया है कि रेडियो डीके हुआ है एक सैंपल में, एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है। सबसे पहले उसने क्या किया, 4 अल्फा पार्टिकल इमिट करे। जैसा कि बताया कि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, अगर उसने 4 अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिए हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 8 कम हो जाएगा, 8 प्रोटॉन्स में कम हो जाएंगे। लेकिन बाद में उसने क्या किया, उसी सैंपल ने 3 नेगेटिव बीटा पार्टिकल इमिट करे। तो जब 3 नेगेटिव बीटा निकलते हैं तो आपको पता है कि अंदर 3 प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, कि नेगेटिव बीटा बाहर आ जाता है और न्यूट्रॉन में से बीटा निकलेगा तो फिर वो प्रोटॉन बन जाता है। तो जो पहले 8 कम हुए थे 3 बराबर हो गए, तो 5 प्रोटॉन अब जो है वो कम है एक्चुअल सैंपल में से, क्योंकि अब आगे गैमा की बात कर रहा है तो गैमा से चार्ज नंबर को फर्क नहीं पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन में Z-5 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है कि एटॉमिक नंबर Z से शो किया जा रहा है। तो जो नया जो आपके पास फाइनल न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 5 कम हो जाएगा अल्फा और बीटा निकल से। अब हम बात करते हैं मास नंबर की। तो एज यू नो बीटा पार्टिकल से मास में फर्क नहीं पड़ता, तो इट मीन्स आपके पास 4 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, तो एक अल्फा पार्टिकल मास नंबर होता है 4, तो अब 2He4 इट मीन्स 4 निकले 16 निकल गए, तो 16 उसका मास नंबर आएगा, कम हो जाएगा। तो A-16 और Z-5 ये करेक्ट आंसर है। इसको आराम से देखिए। बड़े लास्ट एमसीक्यू को दोबारा चैप्टर नंबर 19 से आ गया है। न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा होता है कि फिजन आपने पढ़ा था, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का मेन रिएक्शन है सामने कि एक न्यूट्रॉन को आप स्ट्राइक करते हैं यूरेनियम पे, वो एक्साइटेड हो जाता है और बाद में अपने फ्रैगमेंट में टूट जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बैरियम के ऊपर ए लगाया हुआ है, क्रिप्टॉन के नीचे भी लगाया हुआ है और ए बी की वैल्यूज मांग रहा है। तो ये बुक से रिएक्शन आप देखिएगा, तो ए की वैल्यू 144 है और बी की वैल्यू 36 है। ये रिएक्शन आपको याद आ गया न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यूज देख के आपको लगानी है।
तो इसको आराम से आप देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे, जैसा कि आपने देखा कि मैंने डीजे कॉलेज के प्रीलियम पेपर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराया है और ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी कि इन गैप्स के दौरान जितने मैक्सिमम कॉलेज के प्रीलियम पेपर मैं आपको सॉल्व करा सकूं एमसीक्यूज़ के, उतना आपके लिए बेहतर है। वजह उसकी ये है कि आप कवर कर चुके हैं अपने पास ईयर्स के एमसीक्यूज़ को, तो अब यही वो अगला टारगेट है जो आपको कवर करना है कि रीसेंट ईयर के तमाम प्रीलियम पेपर्स के एमसीक्यूज़ को आप वर्कआउट कीजिए ताकि आप रिफ़्रेश हो जाएं और ये एमसीक्यूज़ आपके जहन को खोलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये सेक्शन ए जो आपका है 17 मार्क्स का, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो मेरी कोशिश अब यही रहेगी कि आपको इस कॉज में, इस एफर्ट में हेल्प करता रहूं, लेकिन आप भी अपने वक्त को ज़ाया ना करें, अपना फोकस बनाए रखिए और इंशाल्लाह ये आपका फिज़िक्स का पर्चा बहुत शानदार होगा। अल्लाह ताला से यही दुआ कि अल्लाह आपके कदमों को मजबूती अता फरमाए, आपको सेहत अता फरमाए और आप इन गैप्स को अच्छी तरीके यूटिलाइज़ करने में कामयाब हो जाएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए करामात साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।